सुंदर नगर के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसके पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। पीलू गणेश जी की बहुत दिल से भक्ति करती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथ पांव टूट जाते हैं। बबली कहती है, हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। घर में शादी के लायक लड़की बैठी है और इनका एक्सीडेंट हो गया। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। माँ, तुम चिंता मत करो, गणेश जी की कृपा से पिताजी की जान तो बच गई ना। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बाकी पिताजी के इलाज के लिए मैं पैसे कमाऊंगी। देखो माँ, मैं तो हर दिन गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भोग लगाती हूँ। वो लड्डू गणेश जी को बहुत अच्छे लगते हैं। अब से मैं मोतीचूर के लड्डू बनाकर बेचा करूँगी। गणेश जी की दया पर विश्वास रखो माँ। ठीक है बेटी, अब सब गणेश जी की कृपा पर ही हम छोड़ देते हैं। मुझे तेरी भक्ति और गणेश जी पर पूरा भरोसा है। इसके बाद पीलू मोतीचूर के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 9 - 0 कितने होते हैं। उन लड्डुओं को वो बहुत अच्छे से रंग बिरंगे कागज में पैक करती थी और उन्हें एक टोकरी में ले जाकर बेचने लगी है। मोतीचूर के लड्डू ले लो, घर के बनाए हुए शुद्ध स्वादिष्ट ऐसे लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। तो हरी तोती उसको बुलाती है। अरे वाह पीलू, ये इन्हें देखकर ही खाने का मन कर रहा है। ऐसे मोतीचूर के लड्डू तो मैंने कभी नहीं देखे। एक खा कर देखिए हरी तोती मैडम। पीलू का लड्डू खाकर हरी तोती बहुत तारीफ करती है। वाह पीलू, मजा आ गया। 1 किलो पैक कर दे, मेरे ससुराल में तो इसकी बहुत तारीफ होगी। अपनी बेटी के जन्मदिन में मैं इसे बांटूंगी। गणेश जी की जय हो। इस तरह से पीलू दिन रात मेहनत करती थी, मोतीचूर के लड्डू बनाती और उसके पैसों से अपने पिताजी का इलाज करवाती थी और अपना घर खर्चा चलाती थी। धीरे धीरे उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। माँ, पापा, लड्डू अच्छे से बिक रहे हैं। गणेश जी की बहुत दया है। उन्हीं के लिए बनाए हुए भोग से हमारा घर चल रहा है। मेरी बेटी तो बहुत होनहार है। बबली अपनी बेटी को सराहती है। पीलू की तरक्की देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है, क्योंकि उसके महंगी मिठाई की दुकान में अब कोई नहीं जा रहा था। पीलू के आने के पहले सब लोग मेरी दुकान से मोतीचूर के लड्डू खरीदते थे, लेकिन पता नहीं ये अपने लड्डू में ऐसा क्या मिलाती है कि सब इसके पास ही जाते हैं। इसका इलाज करना पड़ेगा। अगले दिन कड़क सेठ पीलू की दुकान में आते हैं। पीलू, तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। मेरी नई फैक्ट्री का उद्घाटन है। तुम हमें 20 किलो मोतीचूर के लड्डू दे सकोगी? कड़क सेठ जी, आप मेरी दुकान में आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गणेश जी की कृपा से मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। देखो पीलू, मेरी फैक्ट्री में विदेश से भी लोग आएंगे। अगर तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू उन्हें पसंद आ गए तो तुम्हारे पास ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। कड़क सेठ जी, मैं आपको पीलू से आधे दाम में लड्डू दे सकता हूँ। आप तो मुझसे ऑर्डर दीजिए। मेरी पत्नी ने कही है कि पीलू गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त है, उसी से मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए, और उसने तुम्हारे बारे में शिकायत की थी कि तुम बासी मिठाइयाँ बेचते हो। तो अब यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर कालू की बेइज्जती हो जाती है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और पीलू से बदला लेने की ठान लेता है। उस रात पीलू कड़क सेठ के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। वो पूरी सामग्री को गणेश जी के सामने रखती है और उनसे प्रार्थना करती है। हे गणेश जी, आपकी कृपा से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये ऑर्डर सफलता से पूरा कर सकूं। फिर पीलू लड्डू बनाकर सोने चलती है। कालू मौका देखकर एक केमिकल का पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। इस केमिकल से पूरे लड्डू सड़ जाएंगे, मजा आएगा। कालू लड्डू में पाउडर छिड़क देता है और तुरंत ही लड्डू सड़ जाते हैं। पीलू को बदबू आती है, वो तुरंत उठ जाती है। अरे कालू, तुमने गणेश जी को भोग लगाए हुए लड्डुओं को खराब कर दिए। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हारे लड्डू बर्बाद करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू से मेरे धंधे को नुकसान हो रहा है। अब तुम कड़क का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाओगी, वो तुम्हें जेल में डलवा देगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा काम बिगाड़ दोगे? गणेश जी से डरो। मैं किसी से नहीं डरता और अब मैं चला। कल कड़क सेठ को मैं मोतीचूर के लड्डू दूंगा, मुझे इनाम मिलेगा। कालू जैसे ही भागने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर गणेश जी प्रकट हो
जाते हैं। गणेश जी कहते हैं, तुम बहुत दुष्ट हो कालू, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसके बाद कालू को गणेश जी की शक्ति उठाकर पटकने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए गणेश भगवान, मैं जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। भगवान गणेश जी आपकी जय हो, आपने मेरी रक्षा की। बेटी, तू मेरी इतने दिल से भक्ति करती है, तुझ में कोई स्वार्थ नहीं है। तुझ जैसे भक्त अब तक मैंने कहीं नहीं देखे। मैं तेरी हर समय रक्षा करूंगा। इस तरह से कालू की पिटाई हो जाती है और वो जंगल से भाग जाता है। पीलू के मोतीचूर के लड्डू को गणेश जी अपने आशीर्वाद से ठीक कर देते हैं और उन्हें खाकर कड़क सेठ के मेहमान पीलू की बहुत तारीफ करते हैं। अब पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है। अब पीलू और उसका परिवार गणेश जी की भक्ति करते हुए हंसी खुशी रहने लगते हैं। Thanks for watching. Please like and comment. Subscribe. एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी, जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई, माँ मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है? ये भी कोई समस्या है? जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी आज ना मुझे कलर चॉकलेट की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चॉक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं।
बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो रोज नदी में अपने नाव लेकर जाती थी और जाल बिछाकर मछलियाँ पकड़ती थी। फिर उनको मछली बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। पीलू मछलियाँ पकड़ने में बहुत माहिर थी और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करती थी। एक दिन सुंदरी उसे रास्ते में मिलती है और पूछती है, पीलू आज क्या बात है, तुम सुबह सुबह ही मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ी? हाँ सुंदरी बहन, सुबह सुबह नदी में कम भीड़ होगी तो मैं शायद ज्यादा मछली पकड़ सकूंगी। घर में माँ की तबीयत खराब है तो पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारा लगन का जवाब नहीं पीलू, जाओ अच्छे से मछलियाँ पकड़ना। ठीक है बहन। फिर पीलू मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पहुँची और एक बड़ा सा जाल फेंकी। थोड़ी ही देर में जाल में मछलियाँ फंस जाती है और उसमें एक चमचमाती हुई बड़ी सी गोल्डन फिश भी आती है। तभी अचानक से वो मछली बोल पड़ती है, ये दीदी मुझे छोड़ दो, मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या, एक मछली बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे छोड़ दो ना। पीलू आश्चर्यचकित रहती है और सोचती है, मैं इस मछली से बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ, इतना कि मेरा पूरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा, माँ का इलाज भी हो जाएगा और मैं नया घर भी खरीद सकूंगी। सुनो गोल्डन मछली, मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेकर चलूंगी, वहाँ तुम गांव वालों से बात करोगी। नहीं, मुझे कहीं मत लेकर जाओ, मुझे नदी में ही रहने दो, यही मेरा घर है, मुझे बख्श दो। पीलू उस मछली की भावुकता देखकर खुद भी भावुक हो जाती है। ठीक है बहन, तुम तो सच में बहुत दुखी हो गई हो, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं कर सकती, चलो मैं तुम्हें पानी में छोड़ देती हूँ। फिर वो गोल्डन मछली पानी में छलांग लगाते हुए उड़ती हुई चली जाती है और कहती है, थैंक यू पीलू। इसके बाद पीलू बाकी की मछलियों को बाजार में ले आती है। क्या आप जानते हैं हरिया काका, सुंदरी बहन, बबली दीदी, कि मैं आज जब मछलियाँ पकड़ रही थी तब मुझे एक गोल्डन मछली मिली। तो वो कहाँ है पीलू? उसको मैंने वापस नदी में छोड़ दी, फिर वो उड़ती हुई चली गई, रो रही थी बेचारी। क्यों मजाक कर रही हो पीलू, ऐसी कोई मछली नहीं होती है। सभी उस पर हंसने लगे। अगले दिन पीलू फिर से मछली पकड़ने के लिए जाने लगी। उसको देखकर सुंदरी और बाकी के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। आज पीलू उड़ने वाला ऑक्टोपस लेकर आएगी। हो सकता है इसे उड़ने वाली शार्क भी मिल जाए नदी में। पीलू उनकी बातों का बुरा नहीं मानती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही पीलू नदी में जाल फेंकती है, तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। नदी में अचानक से पानी बढ़ जाता है और उसकी नाव पलट जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अगर मैं डूब गई तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? बचाओ बचाओ। पीलू डूबने ही वाली थी कि उसके पास गोल्डन मछली आ जाती है। पीलू आप चिंता मत करो, मैं आपको बचाऊंगी, जल्द से मेरी पीठ पर चढ़ो। पीलू उस मछली को देखकर थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ही पीलू मछली के ऊपर बैठती है, वो मछली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। अरे गोल्डन मछली बहन, तुम तो वाकई में कमाल की हो, तुम उड़ रहे हैं, मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने मेरी जान बख्शी थी पीलू बहन, इसलिए मैं तुम्हें आज बचा रही हूँ, तुम बहुत दयालु हो। फिर वो गोल्डन मछली पीलू को किनारे लेकर आ जाती है। उड़ने वाली मछली को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू सच बोल रही थी, ये उड़ने वाली मछली ही है। गोल्डन मछली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पीलू, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जब भी मदद लगेगी मैं आ जाऊंगी। फिर वो मछली वापस से पानी में चली गई और आगे भी पीलू और उसकी दोस्ती कायम रहती है। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप
पंक्चर बना रही है? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये। इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे, आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर देके आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है। तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे। बबलू कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ताज़ा ताज़ा नारियल पानी। अरे ओ नारियल पानी वाले भैया,
जरा इधर आना। ये लो भैया, ये ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पियो। इस तरह बबलू दिन भर घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को बबलू घर वापस आकर अपनी पत्नी पीलू को पैसे देता है। ये ले पीलू, आज की कमाई, इसमें से आधे पैसे तू अलग जमा करके रख ले, अपने बेटे की पढ़ाई के काम आएंगे। पीलू उससे कहती है, सुनिए जी, आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखा कीजिए, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अरे क्या करूं पीलू, मुझे तो दिन भर मेहनत करना ही पड़ेगा ना, आखिर अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है। इस तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन बबलू जब नारियल पानी बेच रहा होता है तो उस पर बाज हमला कर देता है। उस बाज का शिकार बन जाता है। सुंदरी ये सब दूर बैठकर देख रही थी। सुंदरी पीलू के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। पीलू, बहुत दुख की बात है, बबलू बाज का शिकार बन गया। ये सुनकर पीलू जोर जोर से रोने लगती है। ये आप क्या कह रही हो सुंदरी काकी, उस बाज की आखिर मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक पीलू बबलू की याद में दुखी रहती है। एक दिन उसका बेटा उसके पास आकर कहता है, माँ इतने दिन हो गए, तुम सिर्फ रो रही हो, तुम कुछ खा पी भी नहीं रही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जरा सोचो मेरा क्या होगा, इसलिए कुछ खा लो, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही कुछ खा लो। इस तरह से पीलू चिड़िया अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। एक दिन पीलू अपने बेटे से कहती है, बेटा तू घर में ही रहना और थोड़ा अपना ख्याल रखना, मैं नारियल पानी बेचने के लिए जा रही हूँ। माँ मैं भी तुम्हारे साथ नारियल पानी बेचने के लिए चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। पीलू कहती है, नहीं बेटा, मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। पीलू किसी तरह अपने बेटे को समझाती है और फिर नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाती है। पीलू नदी के किनारे नारियल पानी बेचने लग जाती है। नारियल पानी ले लो, ताज़ा ताज़ा नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। पीलू की दुकान के बगल में कालू कौवे की दुकान रहती है। वो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करता था। कालू उससे कहता है, अरे पीलू, तू यहाँ पर क्या नारियल पानी बेच रही है? यहाँ पर मेरी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, आजकल जंगल के पक्षी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तू कहीं और जाके अपनी दुकान लगा। पीलू कहती है, ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपने नारियल पानी की दुकान लगाती हूँ। कालू सही कह रहा था। पीलू दिन भर बैठी रहती थी लेकिन उसका नारियल पानी नहीं बिकता था। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण सभी पक्षियों की तबीयत बिगड़ने लगती है। जंगल का डॉक्टर उन्हें कहता है, अरे जी, आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसी की वजह से आप लोगों की तबीयत इतनी खराब होती जा रही है। अगर आप लोगों को अपनी तबीयत ठीक रखनी है तो ये कोल्ड ड्रिंक बंद करके ताज़ा ताज़ा नारियल पानी पिया करो। पीलू चिड़िया अपने नारियलों के साथ उदास बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि अब आगे उसका क्या होगा। तभी वहाँ पर जंगल के सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे पीलू चिड़िया, हम आज से तुम्हारे से ही नारियल पानी खरीद कर पिया करेंगे, हम आज से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर देंगे। अब तुम हम सबको ये ताज़ा ताज़ा मीठा नारियल पानी दो और हाँ, मलाई अलग से निकाल कर देना। पीलू कहती है, जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को ये स्वादिष्ट नारियल पानी दूंगी, इससे आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस तरह से पीलू और मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी बेचने लगती है और उससे उसकी बहुत बढ़िया कमाई हो जाती है। अब वो अपनी बेटी को अच्छा जीवन देती है। इस तरह पीलू अब खुशी खुशी रहने लगती है। कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू, मैं
अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है, किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे, हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। भिलाईपुर के गांव में पीलू सोडा बेचा करती थी। पीलू का सोडा बहुत बिकता था। पीलू घरेलू तरीके से रंग बनाया करती थी और बहुत अच्छे से अलग अलग फ्लेवर बनाकर बेचा करती थी। ये लोगों को बहुत पसंद आता था। उसकी दुकान के सामने कालू की भी सोडा की दुकान थी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था और पीलू की तरक्की से जलता था। सोडा ले लो, सोडा, रंग बिरंगे अलग अलग फ्लेवर्स के सोडा। ऐसे फ्लेवर्स आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। सोडा ले लो, सोडा, हाजमा ठीक करने वाला सोडा। तो टिल्लू कहता है, कालू भाई, आजकल लोग शौक के लिए सोडा पीते हैं, हाजमा ठीक करने के लिए नहीं। इसलिए हम पीलू की दुकान में जाते हैं, वहाँ एक से एक फ्लेवर के सोडे मिलते हैं। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा करता है। टिल्लू पीलू की दुकान जाकर पूरे परिवार के लिए सोडा ले लेता है। ये लो टिल्लू भैया, फैमिली पैक सोडा, 500 रुपए हुए। कालू सोच में पड़ जाता है। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो मुझे ये गरीब कर देगी और मुझे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। उस रात कालू जाबाज चील के पास जाता है और जंगल से एक पाउडर लेकर आता है, जिसको वो अपने सोडा में मिलाता है। अगले दिन कालू मिलावटी सोडा बेचने लगता है। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। अरे कालू भैया, तुम कहाँ से इंटरनेशनल सोडा ले आए? वो मेरे जीजाजी ने भेजे हैं अमेरिका से। एक बार पी के तो देखो ठिल्लू भाई, बार बार पियोगे। ठीक है, 1 2
नहीं अच्छा लगा तो पैसे नहीं दूंगा। कालू टिल्लू को सोडा देता है और टिल्लू एक के बाद एक 5 सोडा पी जाता है। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है। इसके सामने तो पीलू का सोडा एकदम बकवास है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लाता हूँ। और जल्दी ही पीलू की दुकान खाली हो जाती है। कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाता है और सिर्फ कालू के पास ही सब सोडा पीते हैं। पीलू, तुम जंगल छोड़कर अफ्रीका चली जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। ये अचानक से कालू का कौन सा जीजा जी पैदा हो गया अमेरिका में। उस रात पीलू अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। वो बहुत उदास थी और जंगल छोड़ने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कालू दूर जंगल में उड़ता हुआ दिखता है। अरे कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? इसका पीछा करती हूँ। और पीलू जाबाज के साथ उसके सौदे को होता हुआ देख लेती है। पीलू अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेती है और फिर कालू को वो पाउडर घर में सोडा में मिलाते हुए भी रिकॉर्ड कर लेती है। पीलू तुरंत ही हरिया इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए कालू सोडा में नशा मिला रहा है। हरिया वो वीडियो देखता है और बहुत गुस्सा करता है। मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर हरिया सभी चिड़ियों को लेकर कालू के घर जाता है। कालू, तुम मुझे नशा वाला सोडा बेच रहे थे, अब हम सब तुम्हारा नशा उतारेंगे। ऐसे टिल्लू कहता है। कालू की बहुत पिटाई होती है और फिर उसे जेल हो जाता है। इस तरह से पीलू अपनी ईमानदारी के कारण जंगल में अकेली सोडा बेचने वाली रह जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है।